नमस्कार दोस्तों। आने वाले छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो सिलेबस होगा वो लगभग जो सीजी टेट का सिलेबस होता है वैसा ही होने वाला है, क्योंकि व्यापम का सिलेबस वही है और जो आने वाला शिक्षक भर्ती है वो भी व्यापम ही लेने के फुल चांसेस हैं। तो आप सीजी टेट के जो सिलेबस हैं उसी हिसाब से आप अपने आगे की तैयारी करते रहिएगा। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए जो सीजी टेट है, सीजी टेट का 2019 का सीडीबी का पेपर लेके आए हैं, जो कि आपके आने वाले छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए इन प्रश्नों के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और इसी तरह के प्रश्न जो हैं आपके एग्ज़ाम में, भर्ती एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, यदि किताब पढ़ने पर किसी बालक को प्रसन्नता होती है, यानी कोई हालांकि किताब पढ़ने से ज़्यादातर बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, बोरिंग लगता है, प्रसन्नता बहुत ही कम बच्चों को होता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को जो है माफ़ कीजिएगा, अगर किसी बच्चे को पुस्तक पढ़ने से प्रसन्नता हो रही है, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन को देखते हैं। पहला क्या बाह्य प्रेरक है। बाह्य प्रेरक कुछ दिनों के लिए जो काम आता है, किसी ने कह दिया पढ़ो नहीं तो आपका आगे क्या होगा, ऐसा कह दिया तो कुछ दिनों के लिए मे बी एक हफ्ते तक चल जाए। दूसरा है आंतरिक मोटिवेशन। जी हाँ, आंतरिक, अगर बच्चा जो है स्वयं से प्रेरित है तो वो जो है पुस्तक पढ़ने में प्रसन्नता अनुभव करेगी, महसूस करेगा। तो क्योंकि हमें किसी भी कार्य को करने के लिए क्यों ना पुस्तक पढ़ना ही क्यों ना हो, अगर कोई इंसान जो है अंदर से प्रेरित है तो वो जो है प्रसन्नता का, आनंद का अनुभव जरूर करता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, आंतरिक अभिप्रेरणा। और बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन में क्या कह रहे हैं? प्रशंसा प्राप्त करने के लिए उपरोक्त में थे कोई नहीं। तो सबसे बेहतर जो ऑप्शन था वो आंतरिक प्रेरणा था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा में कहा गया है कि धारा प्रवाहिता, विस्तार, मौलिकता एवं लचीलापन इत्यादि घटक किससे संबंधित हैं? ये सभी जो गुण आपको दिखाई दे रहा है, धारा प्रवाहिता, विस्तार, मौलिकता और लचीलापन, ये किसके घटक है? क्या प्रतिभा के घटक हैं? क्या प्रतिभा गुण के घटक हैं? क्या अवसारी चिंतन है? क्या त्वरण है? तो ये सभी जो लक्षण हैं, गुण हैं, ये सभी अभिसारी चिंतन का जो है घटक हैं। क्योंकि अभिसारी चिंतन में आपका सब चीज़ देखेंगे, आप धारा प्रवाहिता देखेंगे, विस्तार देखेंगे, मौलिकता देखेंगे, लचीलापन देखेंगे। ये सभी जो गुण हैं आपके कहाँ किसके हैं? अवसारी चिंतन का। चलिए अगले प्रश्न के लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि वह योग्यता जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है, जिसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है, कुछ नया चीज़ क्रिएट होता है जो कि आपके हो सकता है कि जो इन्वेंट ना हुआ हो, जिसके बारे में कोई जाना ना हो, बनाया ना हो, कुछ अलग चीज़ इन्वेंट होने की बात कर रही है उत्पत्ति। तो ऐसे डेफिनेशन में ही खुद है, क्योंकि सृजनात्मकता जो है आपका इसी से संबंधित है, जिसमें जो है असाधारण विचार जो है उत्पन्न होते हैं। बाकी सब में भी हो सकता है, तर्क, चिंतन, अधिगम में भी, लेकिन सृजनात्मक मतलब कि क्रिएटिविटी से आप जो है आप देखेंगे कुछ नया चीज़, कुछ लीक से हटकर कुछ नए डायमेंशन में इंसान सोच पाता है, एक बच्चा सोच पाता है। तो सृजनात्मकता ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है कि कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे सामाजिक
समाज विरोधी कहा जा सके, मतलब कोई बच्चा है उसका व्यवहार जो है समाज में स्थापित नहीं हो पा रहा है, या फिर कहें कि वो समाज के अनुसार वो अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहा है, वो गलत काम, वो समाज के मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह के बालक को हम क्या कहते हैं? अपराधी बालक कहते हैं, पिछड़ा बालक, मंद बालक, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे बालक को हम क्या कहेंगे? तो जो समाज का विरोध कर रहा है वो बालक को हम क्या बोलते हैं? अपराधी बालक बोलते हैं, अपराधी बालक। क्योंकि जो मंद बुद्धि का बालक है वो थोड़ा दिमाग से थोड़ा कमजोर होता है, मंद बुद्धि का होता है। पिछड़ा जो बालक क्या होगा? जो सामान्य बच्चों से थोड़ा पीछे होता है, देर से सीखते हैं, वे बालक होते हैं। लेकिन जो समाज विरोधी होता है वो बालक क्या होता है हमारा? बाल अपराधी बालक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, बाल अपराधी। चलिए प्रश्न नंबर 5वां को देखते हैं। इस प्रश्न पर नंबर 5वां क्या आ रहा है कि सीखने का अर्थ क्या है, मतलब लर्निंग का अर्थ क्या है? तो लर्निंग का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन को देखते हैं। आदतों का अर्जन करना, सही बात है, आदतों का अर्जन होता है। सीखेंगे तो कुछ नई आदत सीख जाएंगे, चाहे वो सीखना गलत भी वे से भी हो सकता है, अच्छे वे से भी हो सकता है, लेकिन आदत में परिवर्तन आता है, अर्जन आता है। ज्ञान का अर्जन, जी हाँ, आपको सीखेंगे तो कुछ नई जानकारी आपको मिलेगा, तो ज्ञान का अर्जन होता है। तीसरा को कह रहा है कि अभिवृत्तियों का अर्जन, जी हाँ, अभिवृत्ति मतलब कि रुचि, आपके रुचि में भी कुछ नया अर्जन आएगा। जैसे कि आप अगर कंप्यूटर चलाना नहीं जानते थे तो हो सकता है आपको कंप्यूटर में बैठे तो आपको बहुत अच्छा लगने लगा, आपकी एक नई रुचि पैदा हो गई क्योंकि वो कंप्यूटर चलाने से। या फिर ऐसे भी हो सकता है किसी को अच्छा ना लगे, लेकिन अभिवृत्ति का अर्जन जरूर होता है। तो इसके हिसाब से सीखने का अर्थ क्या हो जाएगा? उत्तर क्रमांक डी, उपरोक्त सभी, ये आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6वां को देखते हैं। थोड़ा लंबा लग रहा है, ये डेफिनेशन वाला है। अब इसको याद करना ही है, बल्कि हम पैडोलॉजी में कहते हैं कि रटना नहीं है, बट इसको आपको तरीके से किसी न तरह से याद रखना है, क्योंकि ये डेफिनेशन है, अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग तरीक़े से बात करते हैं। तो ये किसका डेफिनेशन है, किसका कथन है, इसको बताना है आपको। तो कह रहा है कि बालकों की विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालयों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा उसका सम्मान करना चाहिए। यह परिभाषा जो है किसने दिया था? स्किनर ने दिया था, मोर्स एवं बिंगो ने दिया था, क्रो ने दिया था, या फिर गैरिसन ने दिया था? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर था स्किनर। स्किनर ने कहा था कि जो बालक की विभिन्नता कुछ भी हो, आपको समान रूप से जो है उसे पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना है, ऐसा टाइप के ये इसका डेफिनेशन है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर, ये हो गया ना, प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट विधि से संबंधित कौन सा कथन है? प्रोजेक्ट विधि, आप बताइएगा प्रोजेक्ट विधि को किसने दिया था? प्रोजेक्ट विधि को किसने दिया था? आप कमेंट करके बताएंगे ये कौन सा सही है। इसको, ये प्रश्न को देखिए पहले, प्रोजेक्ट विधि से संबंधित कौन सा सही है? अनुभव द्वारा सीखना, जी हाँ, प्रोजेक्ट में तो अनुभव द्वारा सीखते हैं। शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में, तो ये भी सही है। समस्या का समाधान होता है, जी प्रोजेक्ट करेंगे तो किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं उसी पर ही हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि जल की कमी हो रहा है तो उस पर एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो किसी समस्या का समाधान की ओर बढ़ते हैं। यानी ये तीनों जो हैं आप प्रोजेक्ट विधि से संबंधित हैं, मतलब सही उत्तर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी। तो प्रोजेक्ट विधि को दिया था किलपैट्रिक ने। कौन दिया था? किलपैट्रिक, किलपैट्रिक ने दिया था। प्रश्न नंबर 8वां में कह रहा है कि एक जो बच्चा है वो सा को वास पढ़ रहा है
न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है, मतलब कि समान तरह से दिखने वाले शब्दों में विभेद नहीं कर पा रहा है, वो अंतर नहीं समझ पा रहा है। तो ऐसे बालक को हम क्या कहेंगे, इसकी समस्या को हम कहते हैं, इसमें डिसऑर्डर में कहते हैं डिसलेक्सिया। क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। जिसमें जो है बच्चा क्या करता है, सही से समान शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकता। पढ़ने के संबंधित जो है समस्या आपको दिखेगी डिसलेक्सिया में। इसी प्रकार से बहुत सारे और डिसऑर्डर हैं, जैसे कि डिस्ग्राफिया हैं जिसमें लेखन संबंधित, डिसकैल्कुलिया हैं जिसमें गणितीय गणना संबंधित होते हैं। हम धीरे धीरे सभी को पढ़ेंगे और इससे एक प्रश्न ज़्यादातर पूछा ही जाता है लर्निंग डिसऑर्डर से, तो इसको हमें अच्छे से देखना होगा। यही कॉन्सेप्ट से आपको ये इस बार डिसलेक्सिया दिए हैं, अगले बार डिसकैल्कुलिया दे दिए, ऐसा टाइप के प्रश्न आपको दिखेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर कह रहा है कि बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व अथवा एस फैक्टर क्या है, एस तत्व क्या है। तो सबसे पहले बताइए कि बुद्धि का जो द्वितत्व सिद्धांत है कौन दिया था। तो इसको दिया था स्पीयरमैन ने। कौन दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन ने दिया था, जिसमें उन्होंने दो तत्व की बात कही थी। एक था जी फैक्टर, दूसरा था विशिष्ट फैक्टर, एस फैक्टर, स्पेशलाइज्ड फैक्टर। जी फैक्टर तो था सामान्यीकरण, जनरलाइज्ड, और सी था स्पेशल। तो स्पेशल फैक्टर को हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। क्या करते हैं? अर्जित किया जाता है। यानी और पूछा क्या गया था इसमें, एस फैक्टर को ही आपको यहाँ पे पूछा गया था, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, अर्जित किया जाता है, सही हो जाएगा। और जबकि जो जी फैक्टर कहता तो वो जन्मजात रहता है, जनरल फैक्टर है वो जो कि क्या होता है, जन्मजात रहता है। तो आपका प्रश्न नंबर 9 का क्या है आंसर? बी। चलिए अगले प्रश्न के लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां कह रहा है, प्रश्न थोड़ा सा लंबा लग सकता है, बट आपको थोड़ा पैसेंस होकर जल जल जल्दी से पढ़ना है, तो आप वो आसानी से उसको समझ पाएंगे। अगर बड़ा है करके छोड़ देंगे तो वो आप नंबर ऐसे में प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीडीपी में आप देखेंगे समझ के आधारित ही प्रश्न होंगे, आपको ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं देखने को मिल रहा है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव अगर आपने देख लिया तो उसमें आपको आंसर मिल जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 10वां कह रहा है, एक शिक्षक जो है कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के कार्य को एकत्रित कर पढ़ने के उपरांत उसको अगले पाठ को विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुरूप समायोजित करता है। मतलब कि कोई शिक्षक है जो इस कक्षा 7वीं को पढ़ा रहा था, पढ़ाने के बाद जो है वो आने वाले चैप्टर की तैयारी पहले से बच्चों को करा रहा है। तो ये कौन सा आकलन होगा? आपने 3 प्रकार के आकलन पढ़ा होगा, लर्निंग 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 एज असेसमेंट, लर्निंग फॉर असेसमेंट, लर्निंग ऑफ असेसमेंट, जिसमें इसमें पढ़ाने से पहले तैयारी हो रहा है, मतलब कि अधिगम के लिए तैयारी, मतलब कि लर्निंग फॉर असेसमेंट। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये प्रश्न नंबर 10वां का। इसी प्रकार से 3 आकलन मैंने जैसे कि कहा कि अधिगम का आकलन, मतलब कि अधिगम लर्निंग ऑफ असेसमेंट, एंड अधिगम के जैसा आकलन मतलब कि लर्निंग एज असेसमेंट। ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने का। ये जो अधिगम का आकलन है उपरांत में होगा, पढ़ाने के बाद में होगा, और ये जो अधिगम के जैसा आकलन ये स्वयं असेसमेंट करता है उससे संबंधित होता है। स्वयं आकलन कर रहा है तो उसके संबंधित, और अधिगम के लिए आकलन अगर पढ़ाने से पहले अगर कोई असेसमेंट चल रहा है, आकलन चल रहा है, उसको कहेंगे। तो इसमें पहले की बात कर रहा था, इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, अधिगम के लिए आकलन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11वां को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11वां कह रहा है कि अधिगम के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक आवश्यकता किसकी है? किसकी आवश्यकता है? आपको पेडालॉजी में याद रखना है, क्योंकि इसमें आपको सभी ऑप्शन सही लगेगा, लेकिन और होता भी है, लेकिन आपको उस ऑप्शन के साथ जाना है जो वो प्रश्न के साथ अधिक सटीक बैठ रहा हो और अधिक पॉजिटिव हो, सक्रिय हो। ऐसे टाइप के ऑप्शन को आपको लेना है। जैसे कि यहाँ पे अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए क्या हो सकता है? उत्तम पालक और बालक का संबंध, ये भी तो सही है।
उच्च बुद्धिमत्ता ये भी सही है, उत्तम विद्यालय वातावरण ये भी सही है, सीखने की इच्छा, ये चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं। बट आपको किसके साथ जाना है? ऐसे ऑप्शन जिसके साथ सभी जो हैं जुड़ जाएं, उसके अंदर ही आ जाए, समा जाए, ऐसे ऑप्शन को देखना है। तो आप जानते हैं कि सीखने की इच्छा सबसे पहले होनी चाहिए एक बालक में, तभी वो जो है वो सीख पाएगा, और वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कोई भी सीखने के लिए। क्योंकि अगर बच्चा सीखने की इच्छा है, तो अगर घर में पालक का संबंध थोड़ा अच्छा नहीं भी होगा, फिर भी बच्चा सीखना चाहे तो वो सीख सकता है। अगर कम बुद्धि का है, थोड़ा मेहनत करेगा, इच्छा रखेगा, तो वो ज़रूर सीख जाएगा। वातावरण आजकल के विद्यालयों में तो सही है, बट बहुत सारे विद्यालय में अभी भी एक अच्छा इन्वायरमेंट आपको विद्यालय में दिखाई नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे सीखने की इच्छा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर बच्चा सीखने के लिए एक्टिव है, तो ये तीनों चीज़ उतना मायने नहीं रखेगा। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये हो जाएगा सीखने के लिए, कि बच्चा जो है स्वयं सीखने के लिए एक्टिव होना चाहिए। तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीखने की इच्छा सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि विद्यार्थी कक्षा में स्वतंत्रता पूर्वक अंतःक्रिया करेंगे, यानी बच्चे जो हैं आपस में इंटरेक्शन कब करेंगे, स्वतंत्रता पूर्वक कब करेंगे? अगर ऑप्शन को पढ़ते हैं, सही भौतिक सुविधा हो तो क्या वो आपस में इंटरेक्ट करके सीखेंगे, इंडिविजुअल रूप से सीखेंगे, इंडिपेंडेंट होकर सीखेंगे। दूसरा है कड़ा अनुशासन। मैंने बताया था कि आपको नेगेटिव को डिलीट ही मार देना है, तो ये तो नेगेटिव है। कड़ा अनुशासन तो बिल्कुल विद्यालय में ज़्यादा रखना नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। प्रजातांत्रिक, ये सही लग रहा है, बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि आपका विद्यालय प्रजातांत्रिक होना चाहिए। प्रजातांत्रिक मतलब होता है डेमोक्रेसी आपका होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो गलत ही हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन 12वां का हो जाएगा कि एक बच्चा स्वतंत्रता पूर्वक आपस में इंटरेक्ट करके अंतःक्रिया करके सीखे। उसके लिए आपको प्रजातांत्रिक वातावरण देना होगा बच्चों को। डेमोक्रेसी होना चाहिए, हर बच्चे की अपनी अलग 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 व्यक्तित्व होता है, उस हिसाब से उसको शिक्षा देना है और सबको महत्वपूर्ण मानना है। किसी एक बच्चे को श्रेष्ठ नहीं मानना है और अन्य बच्चों को तुच्छ नहीं समझना। सभी बच्चे आपस में यूनिक हैं और उसके यूनिकता को जानकर आप उसके अनुकूल उनको शिक्षा देंगे, और वो बच्चा जिससे आप उनका सर्वांगीण विकास हो पाए, यानी प्रजातांत्रिक वातावरण जो है आप अपने विद्यालय में उपलब्ध कराएंगे। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव पूछा गया, याद रखिएगा, यहाँ पे नहीं है, नहीं है पूछा गया है, तो आपको नकारात्मक चीज को देखना है कि शिक्षण जो अधिगम है उसमें जो है कौन सा कारक नहीं है। तो नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना है, ये तो है, संबंधित है उससे। अभ्यास कार्य व दोहराने की व्यवस्था, ये नेगेटिव वर्ड है। आपको बच्चों को अभ्यास कार्य और केवल दोहराने की व्यवस्था नहीं देनी है, क्योंकि ये जो है आपका नेगेटिव वर्ड होते हैं। ऐसे टाइप के ऑप्शन को आपको देखकर डिलीट मार देना है और पॉजिटिव आंसर की ओर जाना है। तो यहाँ पे पूछा ही गया था नकारात्मक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नकारात्मक। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि किसी विद्यार्थी की अवांछित व्यवहार को सुधारने के लिए सर्वाधिक प्रभावी विधि कौन सी है? अवांछित व्यवहार मतलब कि थोड़ा सा गड़बड़ वाला व्यवहार है, थोड़ा बुरा व्यवहार है, जो समाज में अनुकूलित नहीं है, जिसे उसे समायोजित हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे व्यवहार को सुधारने के लिए हम कौन सा तरीका विधि अपनाएंगे? तो पहला विधि है विद्यार्थी को दंडित करके, ये बिल्कुल नकारात्मक है। आपको बच्चे को दंड नहीं देना है, पहली बात तो ऐसी विधि का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, उसके पालकों को सूचित करके नहीं, हम उसके पालक को पहले तो नहीं जाएंगे, हम खुद देखेंगे उस समस्या को कैसे सुलझा पाएंगे। उसके बाद अगर नहीं सुलझता है तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल पर देखेंगे, अगर उसमें नहीं सुधरता है तो बल्कि अदर साइड देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उसको पालकों को सूचना ऐसे नहीं देंगे। तीसरा है अवांछित व्यवहार के कारणों को पता लगाकर ठीक करने का प्रयास करेंगे, यही पॉजिटिव है। हम स्वयं पता करेंगे कि बच्चे का कमी क्या है, वो किस लिए
परेशान है, उसका व्यवहार क्यों ऐसा है जिससे समस्याएं आ रही हैं, उसका पता लगाएंगे। किसी उसके फ्रेंड सर्कल से पता करेंगे या फिर स्वयं उनसे जाकर बात करेंगे कि समस्या क्या है। उसके बाद ही हम दूसरे निर्णय में पहुंचेंगे। और ऑप्शन डी था आपका ध्यान ना देना। ऑप्शन डी था ध्यान ना देना, उपेक्षा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है, हमको ध्यान देना है। और इस हिसाब से इसका आंसर सी हो जाएगा। अवांछित व्यवहार के कारण का पता लगाएंगे, फिर उसके बाद उसका निवारण करेंगे। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान अनुक्रिया करना सीखना ही अधिगम है। यह कथन जो है किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? आपको सीडीपी में महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत आपको पता होना चाहिए, जैसे कि स्किनर हो गया, पावलोव हो गया, थॉर्नडाइक हो गया, ऐसे जो अल्बर्ट बंडूरा हो गया, इन जैसे मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत व नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये सिद्धांत जो हैं हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग से संबंधित हैं, जिसे हमने पावलोव ने दिया था, यानी इसका उत्तर हो जाएगा बी। ये सिद्धांत जो है कुत्ते पर किया था, जिसमें क्या होता है, कोई एक जो कुत्ता होता है उसको खाने से पहले उसके सामने घंटी बजाया जाता है, तो उससे मुंह में लार आने लगता है, तो उसके मन में ये होता है कि अब घंटी बजेगा तभी खाना आएगा। इस तरह के कंडीशनिंग हो जाता है। उसके बाद जो खाना नहीं आता और घंटी बजाया जाता है, फिर भी उसका लार आने लगता है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, अस्वाभाविक उत्तेजक। वो घंटे को बजाना, अगर खाना ना भी दिया जाए उसके बाद भी अगर वो अनुक्रिया कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लासिकल कंडीशनिंग, या फिर हिंदी में परंपरागत अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसे कौन दिया था, पावलोव ने दिया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने दिया था, जिसे बिल्ली पर किया था। सक्रिय अनुबंधन को स्किनर जी ने किया था। तो इस तरह से आप जो है इन मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि एक शिक्षण माफ कीजिएगा, दल शिक्षण में विकसित करने का सामर्थ्य है। दल शिक्षण में विकसित करने का सामर्थ्य है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चयन करिए। यहाँ पे लिख के भी दे दिया है, मतलब कि हो सकता है सभी ऑप्शन आपके सही हो, लेकिन आपको सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को ही आपको चुनने हैं। तो दल शिक्षण में विकसित करने के लिए कौन सा सामर्थ्य है? पहला है प्रतिस्पर्धा का भावना। ये तो आप देखेंगे इस तरह से प्रतिस्पर्धा, दंड, अभ्यास, अंक, इस तरह के जो नेगेटिव शब्द होते हैं उसको आप ऐसे ही डिलीट मार देंगे। सहयोग की भावना, ये पॉजिटिव है, बट अगला ऑप्शन को भी देख लेते हैं। एक दूसरे के शिक्षण को परिपूर्ण करने की आदत, ये इससे भी ज़्यादा पॉजिटिव है। और ये ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर डी, जो क्या है, एक दूसरे के शिक्षण के कमियों को, ये कमियां उमियां को चिन्हांकित नहीं करना है, ये तो नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही हो जाएगा, जो कि आपके क्या हो जाएगा, दल शिक्षण में विकसित करने की सामर्थ्य है। यानी हम एक दूसरे की जो है समस्या को समझे, आदत को जाने, एक दूसरे के शिक्षण को परिपूर्ण का काम करें, यानी कि आपका सही उत्तर सी, जो कि दल शिक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे। बच्चों में पिछड़ेपन का कारण क्या हो सकता है? एक बच्चा जो है तो सामान्य बच्चों की तुलना में थोड़ा पिछड़ गया है, तो उसका कारण क्या क्या हो सकता है, इसको देखेंगे। दृष्टि दोष, ये भी उसका कारण हो सकता है कि वो बच्चे को दृष्टि से दिखाई न दे रहा हो, इसलिए वो पिछड़ गया हो। तो दूसरा ऑप्शन है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, ये भी हो सकता है कि आप जो पढ़ा रहे हैं वही पाठ्यक्रम अच्छा ना हो, जिससे बच्चे पिछड़ गया हो। ऑप्शन नंबर बी जो है निर्धनता है, और लास्ट में उपरोक्त डी है। निर्धनता भी जो है कारण हो सकता है पिछड़ेपन का। अगर बच्चे पास पैसा ही नहीं है तो पढ़ नहीं पा रहा है, सामान ही उसके पास उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो पिछड़ गया हो। यानी ये आपका ये और ऑप्शन बी, ये भी सभी सही है, यानी उपरोक्त डी के साथ आप जाएंगे, उपरोक्त डी आपका सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने व नियमित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे। आप जानते हैं कि अगर कोई ज़्यादातर इंसान क्या होता है, काम को तो शुरू कर लेता है लेकिन उसे जारी नहीं रख पाता, ना ही उसे नियमित रूप से कर पाता है। कार्य को स्टार्ट कर लेता है लेकिन कई बच्चे यहाँ तक पहुँच पाते हैं, कार्य प्रारंभ करेगा, जारी रखना भी करते हैं बट उसे नियमित रूप से आगे नहीं बढ़ा पाता है। तो इस प्रक्रिया को हम, इन तीनों की प्रक्रिया का होना को क्या कहेंगे। अधिगम कहेंगे, अभिप्रेरणा कहेंगे, आदत कहेंगे, परिपक्वता कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए। 18वां का आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा, मोटिवेट। अगर कोई बच्चा जो है वो भी कैसा मोटिवेशन, जैसे मैंने आपने बताया था, एक तो आपका आंतरिक मोटिवेशन होता है और दूसरा बाह्य मोटिवेशन होता है। आंतरिक मोटिवेशन बहुत अच्छा होता है बाह्य के अपेक्षा। तो आपको जो है, अगर बच्चा मोटिवेट रहेगा तो वो अपना कार्य प्रारंभ भी करेगा, जारी भी रखेगा, नियमित भी रखेगा। अगर बच्चा आंतरिक रूप से जो है मोटिवेट है, तो इसके लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। प्रश्न नंबर 19, प्रकृति व पोषण संकेत करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि प्रकृति और पोषण किससे संबंधित। प्रकृति मतलब जो है नेचर और पोषण मतलब होता है नर्चर, इंग्लिश में नेचर और नर्चर। प्रकृति जो है नेचर, नेचर किससे संबंधित है, आपका वंश क्रम से संबंधित है। पोषण यानी पालन पोषण कहाँ होता है, बाहर से पालन पोषण होता है, अंदर से आपका पालन पोषण नहीं होता है। मतलब अंदर से होता है, शारीरिक रूप से जो आपके अंदर आया हुआ है वो प्रकृति द्वारा आया हुआ है, तो वो वंशाक्रम से होगा। वातावरण आपका पोषण से संबंधित होगा, आपका पोषण किस प्रकार से हो रहा है वातावरण से संबंधित है। तो वंशाक्रम व वातावरण किससे संबंधित है, प्रकृति एवं संकेत से संबंधित। ये याद रखिएगा, अक्सर ये यह पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 19 थोड़ा सा लंबा है बट आसान है। आपको नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ को ध्यान में रखना है, ऐसा ही आपको आंसर मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 20वां कह रहे हैं और ये अंतिम प्रश्न है हमारे इस क्लास का। निम्नलिखित में से खुली जो पुस्तक है, परीक्षा प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है। खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली, पहला ऑप्शन यह विद्यार्थियों को गंभीर तो आपको बच्चों को कभी, आप खुद ना गंभीर होना है ना बच्चों को गंभीर होने देना है। आप बहुत ही लाइटली रूप से फ्रेंडली होकर बच्चों को खेल में अच्छे से समझाना है, पढ़ाना है, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है आपका, ये तो पहला गलत हो गया। दूसरा, यह कक्षा में उपस्थिति को सुधारने में मदद करता है, ये भी उतना सही है बट अब दूसरा भी ऑप्शन को देख लेते हैं। यह विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति दुश्चिंता को कम करता है, ये भी थोड़ा सही है बट अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। यह विद्यार्थियों को सोचने के लिए बाध्य करता है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ पे कह रहा है कि खुली पुस्तक परीक्षा जो है, बच्चों को, अगर पुस्तक खुली है, ओपन है, बच्चे का दिमाग खुलेगा, वो सब चीज़ सीख पाएगा, यानी कि एक विद्यार्थियों को सोचने के लिए क्या होगा, बाध्य करेगा, वो पढ़ने के लिए मोटिवेट होगा। तो यही उत्तर आपका सही हो जाएगा 20 का, कि यह क्या करेगा, विद्यार्थियों को सोचने के लिए बाध्य करेगा। तो दोस्तों ये था हमारा अंतिम प्रश्न। आप आने वाले शिक्षक भर्ती की अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस प्रश्न करना चाहते हैं, जो कि ऐसे ही टाइप के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। आप इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में अगर आप वाकई एक अच्छे शिक्षक के रूप में नियुक्त होना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हमारे क्लास से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाले वीडियो प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।